हाय फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पूजा कॉमर्स क्लासेस में स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सेवी ग्रेड ए की क्लासेस, जिसमें आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का जो टॉपिक है ना, उस टॉपिक में हम आज स्टार्ट करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, यानी रोकड़ प्रवाह विवरण क्या है, इसे हम क्यों करते हैं, ये सारी कुछ आज हम देखेंगे। तो आइए हम अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाँ, अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हो तो आपको ये टॉपिक आईकॉम सेकेंड ईयर और बीकॉम पार्ट 2 के बुक में मिल जाएगा। यानी कि आप किसी भी 12th के स्टूडेंट से आप बुक लेकर और पढ़ सकते हो। कॉमर्स का स्टूडेंट से के पास आपको ये बुक मिल जाएगा, अकाउंट्स का बुक 12th का, या तो फिर बीकॉम पार्ट 2 का अकाउंट्स का बुक लेकर आप इस टॉपिक को पढ़ सकते हो। आइए हम अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट यानी रोकड़ प्रवाह विवरण क्या है और हम इसे क्यों करते हैं, सारा कुछ। रोकड़ प्रवाह विवरण वित्तीय विवरण के विश्लेषण की एक मुख्य विधि है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि रोकड़ प्रवाह विवरण को इंग्लिश में कैश फ्लो स्टेटमेंट कहा जाता है और वित्तीय विवरण को फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों ही यूज करी हूँ कि चाहे वो हिंदी के स्टूडेंट हो चाहे इंग्लिश के स्टूडेंट हो, दोनों में से किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या करता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है, रोकड़ प्रवाह विवरण जो है, वित्तीय विवरण यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के विश्लेषण की एक मुख्य विधि है। रोकड़ प्रवाह विवरण यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? वित्तीय विवरण यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के विश्लेषण की एक मुख्य विधि है। यह विवरण एक निश्चित अवधि में रोकड़ में हुए परिवर्तनों को दर्शाता है। ये जो विवरण है ये क्या करता है? तो एक निश्चित अवधि यानी कि निश्चित समय में, निश्चित टाइम में रोकड़ यानी कैश में कितना परिवर्तन हो रहा है और परिवर्तन कैसे हो रहा है, उस परिवर्तन को दर्शाता है। रोकड़ प्रवाह विवरण किसी उपक्रम यानी व्यवसाय की रोकड़ की स्थिति में परिवर्तन के कारणों को दर्शाता है। रोकड़ प्रवाह विवरण जो है, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है, ये क्या करता है? तो बिजनेस में रोकड़ की क्या स्थिति है और बिजनेस में कैश जो है, कैश की क्या स्थिति और कैश में क्या परिवर्तन आ रहा है और परिवर्तन कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, इस चीज के उसके कारण को भी ये दर्शाता है। जैसे कि मान लो कि बिजनेस है, तो बिजनेस में से अगर हमारे पास से कैश जा रहा तो भी परिवर्तन होगा और कैश आ रहा है तो भी परिवर्तन होगा। तो वो कैश कहाँ जा रहा है और कैश हमारे पास आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है, उसका एक कारण तो होगा ना, उस कारण को ये दर्शाता है। रोकड़ प्रवाह विवरण को रोकड़ की प्राप्ति एवं भुगतान के सारांश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। रोकड़ प्रवाह विवरण जो है, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है, इसे रोकड़ की प्राप्ति एवं भुगतान यानी कैश रिसीव करना और पेमेंट करना, उसके सारांश के रूप में इसे परिभाषित किया गया है। जो एक निश्चित लेखांकन अवधि में किसी व्यवसाय में चिट्ठे यानी बैलेंस शीट एवं लाभ हानि खाते की सूचनाओं के आधार पर रोकड़ की प्राप्ति और उसका प्रयोग का वर्णन करता है। ये क्या करता है? तो एक निश्चित लेखांकन अवधि यानी अकाउंटिंग पीरियड। तो अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है? अकाउंटिंग पीरियड जिसे हम अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझो कि अकाउंटिंग ईयर होता क्या है। तो अकाउंटिंग ईयर जो है वो हर वर्ष के 1 अप्रैल से शुरू होकर अगले वर्ष के 31 मार्च को खत्म होता है, उसे ही हम अकाउंटिंग ईयर कहते हैं। और अकाउंट जैसे कि मान लो अभी आज जनवरी 2022 है ना, 31 जनवरी 2022, ठीक है। तो अगर अभी का फाइनेंशियल ईयर हम देखें ना, तो फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022। और अगर यही चीज आप अप्रैल में देखोगे, अप्रैल के बाद देखोगे 2022 का फाइनेंशियल ईयर, उस समय क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023। तो फाइनेंशियल ईयर हर वर्ष के 1 अप्रैल से शुरू होकर अगले वर्ष के 31 मार्च तक चलता है। अगले वर्ष के 31 मार्च को ये समाप्त हो जाता है। इसे ही हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। फाइनेंशियल ईयर जो है वो हमेशा 1 वर्ष का होता है। हाँ, जब बिजनेस न्यू स्टार्ट किया गया है
तो उसमें फाइनेंशियल ईयर 1 वर्ष से कम का हो सकता है। तो उसमें हम फाइनेंशियल ईयर क्या लेते हैं, तो जिस दिन से हमने बिजनेस को स्टार्ट करा है उस दिन से 31 मार्च तक जो है वो फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है। ठीक है, तो आइए हम अब आगे देखते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर जो है, तो उस फाइनेंशियल ईयर में क्या किया जाता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाया जाता है उससे जो कैश की सूचनाएं हमें प्राप्त होती है, कैश का क्या स्थिति है, कैश में हमारे पास कैश कहाँ से आ रहा है और कैश का जो यूज हो रहा है, कैश का हम प्रयोग जो कर रहे हैं वो कहाँ पे कर रहे हैं। सबसे मेन पॉइंट है ना कि कैश का प्रयोग जो है वो कहाँ पे किया जा रहा है, इस चीज का हमें पता चलता है। और फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो भी सूचनाएं हमें मिलती है उसके आधार पे हम बैलेंस शीट बनाते हैं और उससे भी हमें पता चलता है कि कैश का भी क्या कंडीशन है, हमारे बिजनेस में कितना कैश है और कितना कैश और कितना कितना एसेट्स है, कितना कैश है, कितना लायबिलिटीज है, सब कुछ हमें बैलेंस शीट से पता चल जाता है। यदि किसी लेन देन से यदि रोकड़ में वृद्धि होती है तो इसे रोकड़ अंतर्वाह इनफ्लो ऑफ कैश माना जाता है। यदि बिजनेस में किसी भी लेन देन से रोकड़ में यानी कि कैश में अगर वृद्धि होती है, कैश हमारा बढ़ जाता है, तो कैश बढ़ जाता है तो कैश बढ़ेगा तो क्या होगा, कैश हमारे पास आ रहा ना, आ रहा यानी हमारे अंदर आ रहा, मतलब वो क्या हम अपने पास ही ना रखेंगे, अपने घर के अंदर ही रखेंगे ना, ऐसा थोड़ी है कि हम बाहर में ले जाके रख देंगे। तो वो क्या हो रहा है, हमारे पास आ रहा है यानी हमारे अंदर वो रहेगा ना, हमारे अंदर में हम उसका देख रेख करेंगे। तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हो, अंदर यानी अंतर्वाह। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है, अगर कैश में वृद्धि होती है, कैश बढ़ता है तो इसे कहा जाता है रोकड़ अंतर्वाह इनफ्लो ऑफ कैश। और जिस लेन देन से रोकड़ में कमी आती है उसे रोकड़ बहिर्वाह आउटफ्लो ऑफ कैश कहा जाता है। और जिस भी लेन देन से कैश में क्या होता है, कमी आता है, तो उसे रोकड़ बहिर्वाह यानी आउटफ्लो ऑफ कैश कहा जाता है। अगर कैश में कमी आना यानी हमारे पास कैश खर्च हो रहा है ना, जैसे मान लो कि अभी मेरे पास 500 रुपए है, 500 रुपए है और मैं उसमें से क्या करी, एक सामान खरीद ली, जो उस सामान का रेट जो है वो 400 रुपए है। तो 400 रुपए तो मेरे पास से खर्च हो गया ना, मैं 400 रुपए दूंगी तभी तो सामान मिलेगा ना मुझे। तो मैं 500 में से 400 रुपए दे दी, तो 400 रुपए मेरे पास से चला गया ना। अब मेरे पास बचा कितना, 100 रुपए। तो मेरे पास तो कैश कम हो गया, तो कैश कम हो गया और वो कैश तो अब मेरे पास जो मेरे पास था, मैं अपने पास रखी हुई थी, अब वो मेरे पास से चला गया, यानी कहाँ चला गया, बाहर। मेरे पास से तो बाहर चला गया ना, इस तरह से आप याद रख सकते हो, इसलिए मैं बता रही हूँ कि बाहर यानी बहिर्वाह। तो कैश में अगर कमी आती है तो उसे हम कहते हैं रोकड़ बहिर्वाह यानी आउटफ्लो ऑफ कैश। आगे देखते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अनुसार रोकड़ के प्रवाह को 3 मुख्य क्रियाओं में विभाजित किया गया है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग कैश प्रवाह जो है यानी कैश फ्लो जो है, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अनुसार कैश फ्लो स्टेटमेंट को 3 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन सा, आइए हम देखते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इन 3 भागों में से बांटा गया है। अब देखो, इसे है ना हम बनाते हैं जब इसका हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाते हैं तो उसे हम फॉर्मेट में बनाते हैं। फॉर्मेट में इसका फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट में ही अकाउंट्स के न्यूमेरिकल्स को बनाया जाता है। हर एक न्यूमेरिकल्स के लिए अलग फॉर्मेट होता है, जर्नल के लिए अलग फॉर्मेट है, लेजर के लिए अलग फॉर्मेट है। उसी तरह से कैश फ्लो स्टेटमेंट का भी एक अपना फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट में इसे बनाया जाता है। बट अभी आपके पास टाइम कम है, आपका एग्जाम 20 फरवरी को है और अभी इतना टाइम नहीं है कि आप फॉर्मेट के साथ पढ़ो, इसलिए मैं अभी आपको फॉर्मेट नहीं बता रही हूँ। अगर किसी स्टूडेंट को लगे कि उन्हें फॉर्मेट भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको फॉर्मेट का एक वीडियो बनाकर दे दूंगी। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इस क्लास को उस स्टूडेंट तक पहुंचाएं जिन्हें इनकी ज़रूरत है, क्योंकि अभी आप YouTube पर जितने भी क्लासेस देखोगे सब पेमेंट वाली क्लास है, यानी सब उस क्लास को आप परचेज करोगे तभी आप पढ़ सकते हो, नहीं तो नहीं पढ़ सकते हो। और मैं ये क्लास बिल्कुल ही फ्री में लाई हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उन्हें कंटेंट कम से कम मिल जाए कि वो अपने एग्जाम का प्रिपरेशन अच्छे से कर सके। इसलिए इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि मेरी क्लास कैसी लग रही है।